अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे मैंने कि 3 पार्ट होंगे, तो इस वक्त हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31 जो ओवरऑल है और मैथमेटिक्स के हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x कम्स क्लोजर टू डैश व्हेन x गेट्स क्लोजेस्ट टू पाई बाय 2। ठीक है कि x की वैल्यू यानी अप्रोक्सीमेटली पाई बाय 2 तक हो, तो कहता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब आपको पता है कि 10 पाई बाय 2 जो है यानी 10 90 डिग्री जो है वो तो अनडिफाइंड हो जाता है, 1/0 फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे कैसे इसे करेंगे। अब डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं। अगर आप में से किसी ने ठीक लगाया हो या तुक्का लगाया हो या ठीक किया हो मेथड में भी, पता नहीं आप लोगों ने कौन सा अप्लाई किया। जो मैं करवाने जा रहा हूँ मैं आपके साथ अभी दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। y इज इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। ठीक है, अब मैं जो अप्रोच लगा रहा हूँ यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x। थोड़ा सा देखने में लेंथी लगेगा इस वजह से कि मैं हर स्टेप यहाँ पे दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट अप्रोच में रखें तो इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो कॉस एक्स से तो कॉस एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपल चीज़ क्या बन गई, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब सिंपली पाई बाई 2 की वैल्यू पुट करें। हमें पता है कि जो साइन 90 है या साइन पाई बाई 2 है यहाँ पे कहें तो वो होता है 1, कॉस के केस में 0 होता है और होता है 1, तो 1 0 प्लस 1 1, या सिंपली 1 सॉल्यूशन है। अब देखिए अगर आप डायरेक्ट 10 में वैल्यूज यही पुट करते हैं तो शायद अनडिफाइंड हो रहा होता, कंफ्यूजन आ रही होती, मसला हो रहा होता कि ये ठीक भी है कि नहीं। लेकिन जब मैंने दूसरी अप्रोच लगाई है, कितने आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखने में थोड़ा लेंथ भी लग रहा है लेकिन है बिल्कुल भी नहीं है लेंथ। क्वेश्चन नंबर 32 है द सीरीज 1/3। पॉइंट नहीं है ये, ठीक है ना, पॉइंट नहीं है ये, मल्टीप्लाई है। अगर आप लोग कंफ्यूज हुए हो तो उसके लिए माजरत। आप लोगों को इस जगह से देखना चाहिए था, पता चल जाता कि मल्टीप्लाई है बस। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है और आगे है प्लस 1 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे पहले 1/12 बन रहा है, फिर 1/20 बन रहा है और इस तरह वैल्यू फर्दर डिक्रीज हो रही है। अब हमें पता, अब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, वैसे मेरे लेक्चर में आना था लेकिन वो लेक्चर सीरीज डिले हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच के लिए आएगी, कुछ दिनों तक बाद में आएगी। तो जब हम नेक्स्ट टर्म ना किसी भी सीरीज में नेक्स्ट टर्म उससे छोटी हो रही हो और फिर उससे फर्दर छोटी, फिर फर्दर छोटी, फिर फर्दर छोटी, तो ऐसी सीरीज को हम कन्वर्जेंट सीरीज कहते होते हैं। डाइवर्जेंट की भी इसी तरह, फ्लक्चुएटिंग की भी, ऑसिलेटरी की भी जो है कंडीशंस हैं किस तरह पता चलता है। लेकिन करंट केस में हम सिर्फ कन्वर्जेंट की बात करें तो इस पर कन्वर्जेंट होगा। बाकी जो है वो जब वीडियोस दोबारा आगे वाली आएंगी यानी नेक्स्ट बैच के लिए आएंगे, इस बैच के लिए शायद मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं उन वीडियोस पे काम ज़्यादा अच्छे से कर सकूँ। वैसे एटलीस्ट स्लाइड्स तैयार है मेरी वो वाली। क्वेश्चन 33 है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस r एंड वर्टिकल हाइट h इज। अब फार्मूला सिंपली पूछा हुआ है। ये वैसे तो इस बुक में भी होगा और इससे पहले आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 8 क्लास में, आई थिंक 7 8 क्लास में भी ये फार्मूला पढ़ा होगा अगर याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 34 है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 2, कह रहा है x जो है लेस ग्रेटर देन 2 है या इक्वल टू 2 है और लेस देन 100 है या इक्वल टू 100 है। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, पहले तो सिंपल है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे यहाँ पे, शायद लाजमी नहीं है सारे के सारे ही हो, कुछ हो भी सकते हैं डिवाइड हो रहे हो। चलिए इसे प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट छोड़ के मैं आपको एक और ही बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स हैं, कहते हैं कि 2 3 और 5 से डिवाइड नहीं होते, वो वाले नंबर्स बताने हैं हमने। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है रेस करने में। वैसे ये वाला मसला कोई ऑटो होना चाहिए था यहाँ पे ऑप्शन, जिससे फुल बोर्ड ना जल्दी जल्दी रिमूव हो जाए। मैं चेक करूंगा एक दो और वाइट बोर्ड अगर कोई मिल जाता है अच्छा तो इंशाल्लाह वो वाला यूज़ करेंगे फिर फ्यूचर में।
अच्छा, सबसे पहले टोटल 2 और 100 तक नंबर्स देखने आपने कितने बनते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा लें। अगर 1 से होता तो ज़्यादा आसान हो जाता केस, लेकिन अब 2 से 100 तक नंबर देखने हैं, तो 2 को भी इंक्लूड करना है और 100 को भी इंक्लूड करना है, तो तकरीबन 99 तक बन जाता है। तो 99 को 2 पे डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 49, यानी कि मैं कहता हूँ तकरीबन 50 नंबर ऐसे होंगे जो 2 पे डिवाइड होते हैं। अब इस 50 नंबर्स में से कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे, वो बाद में देखते हैं। अब 99 को ही 3 पे डिवाइड करना है, तो 99 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो वाले नंबर्स आ जाएंगे जो 3 पे डिवाइड हो रहे हैं कम्प्लीटली, तो ये तकरीबन आ जाएंगे 33। उसके बाद हम सिंपली देख लेंगे 99 को डिवाइड करके 5 पे, तो 5 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और तकरीबन 5, तकरीबन 15 तक ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जो 5 पे डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, अब ये हो गया 3। अब हमने करना है कुछ ऐसे नंबर्स में इनमें से आए हुए होंगे जो 2 और 3 पे सेम डिवाइड हो रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 6 है, 6 मेरे पास एक ऐसा नंबर है 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 12 है, एक ऐसा नंबर है जो 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। 18 है, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को भी तो रिमूव करना पड़ेगा। पहले मैं नंबर टोटल कर देता हूँ जो मेरे पास इस वक्त बन चुके हैं। ठीक है, सॉरी 13 नहीं 33। अब इसमें से बाकी करने हैं माइनस, क्योंकि रिपीट जो हुए हैं उन्हें कैसे करेंगे, सिंपली 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, तो 99 को 6 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 और 7 कैरी 3 9 हो जाएगा, तो तकरीबन 16 पॉइंट समथिंग, यानी 16 मैं अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, तो तकरीबन 16 आ जाएंगे। अब बाकी माइनस करने हैं ऐसे नंबर्स 5 3 का जो मल्टीपल हो, यानी कि मल्टीपल पे डिवाइड हो रहे हो, 15 पे जो डिवाइड हो रहे हो। 99 डिवाइडेड बाई 15, तो ये तकरीबन आ जाएंगे 6 नंबर आ जाएंगे ऐसे जो दोनों पे डिवाइड हो रहे होंगे। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे नंबर्स जो 5 पे भी डिवाइड हो, 3 पे भी डिवाइड हो, 15 पे भी डिवाइड हो, कौन सा नंबर है वो? 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, 90 है। तो ये वो वाले 6 नंबर आ रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा उम्मीद है कि अंदाजा हो रहा होगा। अच्छा जी, अब ऐसे नंबर्स भी होंगे जो 2 पे भी डिवाइड होते हो, 3 पे भी डिवाइड होते हो, 5 पे भी डिवाइड होते हैं। तो 2 3 और 5 तीनों का मल्टीपल ले लेंगे 30 आता है, तो 99 को अब हम डिवाइड कर देंगे 30 के साथ, तो तकरीबन 3 और आ जाएंगे उसके नंबर्स। अप्रोक्सीमेशन ही हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अब इन्हें माइनस करना है। देखें कोई और एलसीएम बन सकता है यहाँ पे, एक तो 2 3 हो गया, 5 3 हो गया, 15 5 3 2 हो गया, 10 भी तो आ सकता है 5 और 2 का, तो 10 पे भी डिवाइड वाले वो भी हमने नंबर माइनस करने हैं, तकरीबन 9 आ जाएंगे माइनस। अब ये माइनस की जो हैं इन्हें सबको पहले ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 22 25 30 माइनस 34, 50 प्लस 13 प्लस 15 है, माइनस 34 करेंगे तो ये तकरीबन बन रहे हैं 64। कोई गड़बड़ हो गई है इसमें, इसके सॉल्यूशन में कोई मसला आ गया है, कोई नंबर मैंने मिस तो नहीं कर दिया? हाँ सॉरी, 30 पे डिवाइड नहीं किया हमने अभी, सॉरी 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 सॉरी, एक रह नहीं गया हमारा 30 पे, बल्कि 30 पे किया है, ये 3 हमारा 30 से ही आया है। 30 पे भी हमने डिवाइड किया, 100 को 15 पे भी किया, 10 पे भी किया है, और 5 पे भी किया, 3 पे भी किया, 2 पे भी किया, 6 पे भी किया है। फिर मसला कहाँ पे आ रहा है हमारे पास इसमें? अगर 99 को 5 पे डिवाइड करें तो तकरीबन 19 आना चाहिए था, यहाँ पे ये भी गड़बड़ हुई है। चलिए मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ मैं बाद में शेयर कर देता हूँ। जो मॉक टेस्ट वाले बच्चे हैं मैं उनके साथ डेफिनेटली ग्रुप में शेयर कर ही दूंगा। इसमें मसला आ रहा है अभी, मे बी राइटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, तो मैं करके मैं इसका बाद में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आंसर अभी के लिए मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, तो आंसर इसका है 26। इसका मैं सोल्यूशन आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x देन x। अब x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों का सबसे फेवरेट जो है लॉग की प्रॉपर्टी वाला काम वो यूज होना शुरू हो जाएगा। अभी करते हैं हम ये क्वेश्चन ट्राई। प्रीवियस में मसला पता नहीं क्यों है, कहीं पे गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में। चले ये हो जाएगा, मसला ज़्यादा है नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था जितना यहाँ पे सब मेरे पास बन गया वैसे।
अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है 5 की पावर है 2x माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब कहता है x को सेपरेट करना है, तो मैं दोनों साइड पे लॉग ले लेता हूँ। ठीक है, तो लॉग ले लिया है। अब मैं लॉग क्यों ले रहा हूँ, इसे सॉल्व करने के और भी काफ़ी मेथड हो सकते हैं। मैं लॉग इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस में मेरे पास लॉग है, तो मुझे लॉग की प्रॉपर्टी से ही काम करना पड़ेगा ताकि मेरा जो भी ऑप्शन है वो लॉग में हो। लॉग 2x, और नेचुरल लॉग लिया है क्योंकि ऑप्शन में भी नेचुरल लॉग ही है। तो ये पावर शुरू में आ जाएगी 2x माइनस वन, लॉग 5 बन जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा x लॉग 2। अब यहाँ पे भी एक x है, तो मुझे इस x को भी सेपरेट करना है, तो मैं इसे कर दूंगा मल्टीप्लाई 2x लॉग 5 आ जाएगा माइनस लॉग 5 आ जाएगा, और दूसरी साइड पे आ जाएगा x लॉग 2। 2x लॉग 5 माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके x लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 5। अब मैंने x को सेपरेट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, x को दोनों में से ये आ जाएगा 2 लॉग 5 माइनस लॉग 2, और ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग 5 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 5 माइनस लॉग 2। अब हमें ये वाला ऑप्शन देखना है, लॉग 5, 2 लॉग 5 और लॉग 2। लॉग 5 ए और सी में दोनों में है, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है बाकी कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए। अगर ऊपर वाला सिर्फ न्यूमरेटर देखा जाए तो दोनों में ए और सी में ही ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। 36 में कहता है द सॉल्यूशन ऑफ 3 बाई 2x माइनस वन इज इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 1। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ ऑप्शन जो है पुट करने वाला काम वो वाला करें। इसे सॉल्व करने ना बैठ जाए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। एक चीज़ तो कंफर्म है कि जीरो पे तो लाजमी वेरीफाई हो रहे हैं ये सारे के सारे नंबर्स, तो यानी ए बी और सी का मैं एक वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी वेरीफाई हो चुकी है, मैं दूसरी वैल्यू वेरीफाई करूंगा, तो जो पहले आपको थोड़ा सा अंदाजा भी लगाना होगा। मेरी गट फीलिंग कहते हैं कि ये वाला सही हो सकता है, क्यों मैं करके देखता हूँ। एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ तो 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस वन 2 आ जाएगा सिंपली, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा और 1 प्लस वन भी 2 होता है, तो इस हिसाब से सही है। बाज़ दफ़ा ऑप्शन देख के आपको ज़्यादा जल्दी से अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं 4 पुट करके भी देखता हूँ कि उससे भी होता है कि नहीं होता। अब मैं 4 पुट करूँगा तो 2 4 के साथ जब कटेगा तो 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, और यहाँ पे करूँगा तो 3 आ जाएगा, तो 5 डज़ नॉट इक्वल टू 3। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन कैंसल, और 3 भी इसी तरह आप करेंगे तो कैंसल हो जाएगा, और 7 डी जो है वो भी करेंगे तो कैंसल हो जाएगा। Question number 37 है two parallel sides 30 centimeter and 20 centimeter of a quadrilateral and the shorter distance between lines is 5 centimeter. The area of trapezium. Area of trapezium पूछ रहा है, तो हमें area of trapezium का फॉर्मूला अगर याद है तो हम बड़े आराम से इसे कर सकते हैं। एक मिनट। हाँ जी, तो अगर किसी को भी जैसे कुकू की आवाज़ आ रही थी तो मैं उसे ख़त्म करने गया था, तो अभी करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सिंपल सा है, इस क्वेश्चन में कुछ भी रॉकेट साइंस है ही नहीं, सिंपल सिर्फ आपने फार्मूला लगाना था और वैल्यूज पुट करनी थी और आपका काम हो जाता। तो हम करते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फार्मूला है वो सिंपली, या ए ओ टी लिख देता हूँ इसे, वो होता है 1/2 इज इक्वल टू ए प्लस बी, या ए प्लस बी लाजमी भी नहीं है, कुछ भी आप कह सकते हो, और एच कह दो, डी कह दो, इसे कुछ भी कह दो। अब ए यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ बिगर साइड, लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड। पहले तो मैं आपको शेप बना कर दिखा देता हूँ कि ट्रेपेजियम होती कैसी है। ये इस तरह की ट्रेपेजियम होती है कुछ ऐसे, समझ लें कि आपने एक समोसा खाया है, ऊपर वाली उसकी पीक जो है उतार दिया, बाकी वो जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ट्रेपेजियम होता है। तो ये स्मॉलर साइड को मैंने बी का नाम दे दिया है, लॉन्गर को ए का, और इस मैंने इसे एच या डी कह दें, या एच कह दें, हाइट कह दें, कुछ भी कह दें, इससे मसला नहीं है। तो बहुत सिंपल काम रह गया। अब आगे ए प्लस बी करना है हमने, तो वो आ जाएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एच के साथ, और एच है हमारे पास 5। तो इसे काटेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, 25 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है हमारा यूनिट।
125 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ फार्मूला आपको आना चाहिए था, बस ये है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x प्लस 3x x क्यूब प्लस 3। अच्छा जी, अभी ये सॉल्व कर लेते हैं। वैसे मैंने इस इनवर्स वाले क्वेश्चंस काफ़ी सारे करवाए हुए हैं, लेकिन वो पास पेपर्स में थे। चलो यहाँ पे ये वाला भी कर लेते हैं। और ये है तो बहुत सिंपल सा, आसान है, कोई मुश्किल है नहीं, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं जो कन्फ्यूजन है। और उम्मीद है कि काफ़ी बच्चों का ठीक भी हुआ होगा। तो अच्छा जी, क्वेश्चन है मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1। अभी तक मेरा ना थोड़ा इस टैबलेट पे हाथ सेट नहीं हुआ, तो इस वजह से हल्का फुल्का सा इशू आता है। तो इनवर्स लेना मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, सिंपली y इज इक्वल टू वाई माइनस 1 आ जाएगा और एक्स क्यूब आ जाएगा। अब एक्स को हमने साफ करना होगा यहाँ पे, मतलब -3 को जो पावर 3 है उसे ख़त्म करना होगा, तो हम क्यूब रूट ले लेंगे और वो आ जाएगा एक्स। और इनवर्स जब x इनवर्स लेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा x माइनस 1, इस तरह कुछ करके। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन दे रहा है। आसान था ये, मुश्किल नहीं था। मैंने डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 39 में कहता था रिएक्शन रेट ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स वुड बी मिनिमम। तो आप सिंपली सारे ऑप्शन पुट करें इसमें, जहाँ पे आपको कम से कम वैल्यू मिल रही हो वो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट। तो यहाँ पे डी पे 3.5 पे जाके आपको मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू मिल रही होगी। करके देखें, अगर ना हो तो फिर पूछ लीजिएगा कुछ भी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40 है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अयोटा की पावर 100 है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन कभी भी अयोटा की पावर में आ जाता है तो पहले आप उसे सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसे पहले। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1 प्लस अयोटा है, 1 माइनस अयोटा है, मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा के साथ, कॉन्जुगेट ले लिया है। 1 प्लस अयोटा का स्केयर आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा सिंपली 1 माइनस अयोटा का स्केयर। ठीक है, तो ऊपर वाला फार्मूला अगर मैं ओपन करूँ तो ये आ जाएगा प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, वो पुट कर दी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाएगा इक्वल टू 1 -1 प्लस 2 अयोटा, ऊपर भी मैंने -1 वैल्यू उसकी पुट कर दी है। अच्छा जी, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 मतलब 2 ही है, तो ये आ जाएगा सिंपली अयोटा। अब अयोटा की 100 पावर को हमने सोल्व करना है। हमें पता है कि अयोटा की पावर जब भी मल्टीपल ऑफ 4 हो तो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो अयोटा की पावर 4 में करके इसे 25 कर देता हूँ, तो 1 की पावर 25 कर दूंगा, तो वो ही मेरे पास 1 ही आएगा। जो मर्जी कर लें, 1 ही आ रहा होगा इस केस में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 41 है द वैल्यू ऑफ ए इन द पोलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। उसके रूट्स दिए हुए हैं, रूट्स दिए हुए हैं, इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 बन रहा होगा उसका। इन तीनों में से जो रूट आपका दिल करे, जो आपको अच्छा लगे, आप वो पुट करके देखें, आपके पास आंसर हर दफा सेम ही आएगा और ए की वैल्यू हर दफा 2 ही आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 42 है द नाइन्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। ये फार्मूला मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था, अभी हम दोबारा इसे करके देखते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसे टर्म आपके लिए पूछ ले, कोई भी टर्म पूछ ले जनरल में से, तो उसके लिए जनरल फार्मूला आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। फिर उस हिसाब से आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी होंगी और आप उस क्वेश्चन को बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरी की पूरी पहले बायनोमियल को ओपन करना पड़े और फिर जाके वो वाली टर्म आप ढूंढ के दें। तो इसका फार्मूला है टी आर प्लस 1। अब आर यहाँ पे जो वैल्यू आपने टर्म फाइंड करनी है ना, उससे 1 लेस होगा, ठीक है ना, ये चीज़ माइंड में रखनी है। एन सी आर डॉट ए एन माइनस आर और साथ बी की पावर आर। ठीक है,
अब मुझे कौन सी टर्म उसने पूछी हुई है इस क्वेश्चन में, 9th टर्म पूछी है, तो मेरे पास r की वैल्यू हो जाएगी 8, क्योंकि 8 + 1 जाके मेरे पास 9th टर्म ही आ रही होगी। एंड मेरे पास यहाँ पे टोटल टर्म्स होंगी जो गिवन है 11 है, और यहाँ पे r आ गया है 8, और इसी तरह a की पावर 11 - 8 और b की पावर सिंपली 8। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब इससे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 10 9 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल यहाँ पे भी लिख दें, 11 - 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब आ गया 11.10.9 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 × 2, तो 3 3 ज़ा 9 और 2 1 ज़ा 2 और 5 ज़ा आ गया। तो इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये पोर्शन मैंने सारा कर लिया और दूसरा पोर्शन मेन छोड़ा हुआ है। अब a की पावर 6 है। अब मेरे पास यहाँ पे a क्या है वो भी तो मुझे पता होना चाहिए। a मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी जो कि है y। अब y की पावर 3 आ गई, और सेकंड टर्म है b, और वो है मेरे पास x/2, और उसकी पावर है 8। तो ये आ जाएगा 1/y³ मल्टीप्लाई x की पावर 8, 2 की पावर 8 जो होता है वो होता है 256 के। तो ये आ जाएगा आंसर 165/256 x की पावर 8 डिवाइडेड बाई y³। ठीक है, तो ये हमारे पास किस ऑप्शन में दिया हुआ है वो हम अभी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में यही चीज मिल रही है हमें। इस तरह आपको कोई भी एक्सपेंशन के दौरान टर्म पूछ रहा हो आप कर सकते हैं, आपको वो पूरा का पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला सिर्फ आप माइंड में बिठा लें, कोई भी टर्म आपसे पूछे आप डायरेक्ट उसका जवाब दे सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन 43, काफी बच्चों को कंफ्यूजन आई होगी, तो मैं आपको इसकी सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जब आप देखें दोनों इक्वेशंस आपको सेम लग रही होंगी, नहीं लग रही ना अभी, आप पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, दोनों इक्वेशन सेम बनती हैं कि नहीं? सेम बन जाती हैं। जब दोनों इक्वेशन ही सेम हो तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो इस केस में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट था। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे नो सॉल्यूशन और वन यूनिक सॉल्यूशन के दरमियान में। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये मैं नहीं करवाने लगा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी लेंथी हो जाता है। इसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना ले तो उससे आपको रैंक पता चल जाता, तो करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x है और 3x है। तो ये वाला हम कर लेते हैं, सिंपल से है, ज़्यादा मसला नहीं करेगा। इसे रेस करते हुए ना मेरी उंगलियों में जलन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो टच पैड के ऊपर उंगली फेरनी पड़ती है और अच्छा खासा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है उस दौरान। अच्छा जी, हमारे पास था कि लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है साइन था हमारे पास 2x/3x था। क्वेश्चन क्या था? 2x/sin 3x। अब हमें पता है एक रूल के साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हमने इसे इसी फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं पहले इसे ऊपर वाले पोर्शन को, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि इसकी जो बेस है वो सेम बन रही हो। ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 आ गया, और इसी तरह जो नीचे वाला पोर्शन है उसके साथ भी मैंने यही कुछ किया है, 3x डिवाइडेड बाई 3। तो अब बेस, तो इसलिए ऊपर और नीचे दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एंगल वाला जो फैक्टर है वो सेम बन रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल, अब ये भी कंफ्यूजन आ रही होगी, चलो जी x भी मैं लगा ही देता हूँ, ठीक है, ये ले, अगर इसमें कंफ्यूजन आती है तो चलिए ये बन जाएगा अब 1, तो ये आ जाएगा 2x इंटू 1, 3x इंटू 1। अगर x भी लगाया तो x इससे कैंसिल हो जाएगा, तब भी 2/3 ही आंसर आ रहा होगा। अगर इससे कंफ्यूजन थी, वैसे यूज तो नहीं करते थे, लेकिन अगर कर भी लें तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 2/3। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a notorious postman delivers 4 letters to 4 houses in such a way that none लिखा हुआ है, no one gets the right letter, then how many total possible ways can be there? टोटल 9 ways हो सकते हैं।
अब इसमें बताता हूँ किस तरह हो सकता है। अब वो कहता है कि टोटल 4 घर हैं और 4 ही लेटर हैं, कोई भी लेटर सही घर में नहीं जाना चाहिए। हर तरी पोस्टमैन है ना, वो कोशिश करेगा कि सारे के सारे लेटर गलत घरों में जाए। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेटर ए जो हाउस 1 में जाना था, अब वो लेटर ए हाउस 2 में जाएगा या 3 में जाएगा या 4 में जाएगा। आपको शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, सारे के सारे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। उसके लिए पहले मुझे थोड़ा सा पोज करना पड़ जाएगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, अब मुझे घरों को नाम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट्स हो सकते हैं कि पहला लेटर बी में चला जाए, दूसरा ए में चला जाए, तीसरा जो है डी में चला जाए, सी में चला जाए। एक तो ये पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। उस तरह एक हो सकता है सी ए डी बी, यानी कोई भी लेटर सही नहीं। ये जो ए है ये हाउस 1 में जाना था, ये जो सी है 3 में जाना था, जो डी है 4 में जाना था, जो बी है 2 में जाना था, लेकिन कोई भी सही नहीं गया। तो इस तरह आप जब सारे रिजल्ट बनाएंगे तो तकरीबन आपके पास टोटल 9 रिजल्ट बन रहे होंगे। तो आप उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके 9 वेज हैं जिसके साथ वो लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। कि कोई भी ऐसा रिजल्ट आप इंक्लूड नहीं करेंगे जिसमें वो एक लेटर सही घर पे दे रहा हो। हर केस में डिफरेंट हो। जैसे आप देखें ये लेटर डी है, जो फोर्थ लेटर था वो पहले डी घर में, यानी जो लेटर डी था वो फर्स्ट हाउस में दे रहा है, जो लेटर सी था वो सेकंड हाउस में दे रहा है, जो ए था वो थर्ड में दे रहा है और जो बी था वो फोर्थ में दे रहा है। इस तरह आप जब सारे रिजल्ट बनाएंगे तो टोटल 9 बनते हैं और इसलिए 9 वेज इसका जो है करेक्ट आंसर है। इसके लिए और कोई भी छोटी टेक्निक नहीं है, यही कुछ है। द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन आना शुरू हो जाएगी, साइड्स का नहीं पता। वैसे रेक्टेंगल की बजाय स्क्वायर ही मैं लिख देता हूँ, मैं पेपर में चेंज कर दूंगा क्योंकि मैं की पहले बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पेपर में चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे समझ लें स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर का हमें पता है फार्मूला, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। स्क्वायर का जो फार्मूला है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ में लेंथ को एक्स सपोज करता हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट अप्रोच लगा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 25। ठीक है, और एक्स आ जाएगा 5। तो मेरे पास एक साइड की लेंथ आ चुकी है। पेरीमीटर जो होते हैं ना वो हर साइड की लेंथ होती है, तो 5 + 5 + 5 + 5 20 बन रहा होगा उसका पेरीमीटर। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर। रेक्टेंगल के केस में ना एरिया को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल मैं कर भी दूं तो तब भी आंसर 20 सेंटीमीटर ही बन के आ जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे अगर लेंथ में या विड्थ में से कोई एक चीज दी होती ना कि एक ट्वाइस है दूसरे का या एक इतनी है इतना, फिर वो करना आसान हो जाता है। तो मैं ये पेपर में क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है a line segment that touches 2 points on the outside of the circle but doesn't pass through the chord कहते हैं उसे, कॉर्ड है, चॉर्ड है, जो मर्जी कह लो में से आप लोग, ए ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन 49, टेल द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की दो डिफरेंट वैल्यूज दे दी। अब कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसको अगर आप अप्लाई करें तो ये वैल्यूज बन सकती हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं डी ऑप्शन को डिस्कस करता हूँ। y इज इक्वल टू आइडेंटिटी की पावर x, जीरो पावर हो जाए तो 1 आ जाता होगा, अनडिफाइंड तो नहीं आता होगा। अगर 1 है आइडेंटिटी की वो होती है 2.7, तो यहाँ पे 1 पे तो जीरो वैल्यू कह रहा, तो मेरे पास ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं रहा। बी की बात कर लेते हैं, तो जब कहता है कि एक्स 1 हो तो वाई 0 होता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म होगी। अब मेरे पास सिर्फ 2 रिजल्ट बच गए जिनमें से मुझे कन्फ्यूजन हो सकती है। अब जो log x है वो log 0 जो होता है वो अनडिफाइंड नहीं होता, log 0 जो होता है वो 0 ही होता है, या log 1 जो है वो तो होता है 0। ठीक है, उसके हिसाब से अगर चलो मैं इसे भी छोड़ता हूँ। log 2 की वैल्यू मैंने आपको शेयर की थी अपने एक वीडियो में, बताया था आई थिंक 0.3010 है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 पे दे रहा है 0.693, तो इस वजह से ये वाला भी पॉसिबिलिटी नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ ये है ऐसा रिलेशन जिससे पॉसिबिलिटी है। मुझे 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैंने बाकी जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर दिए हैं किसी ना किसी वजह से। इस वजह से यही बचता है जो मेरा रिजल्ट हो सकता है। कैलकुलेटर तो है नहीं, वरना मैं डायरेक्ट चेक कर देता। क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज x देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ देम। तो पहले आपको
इंटीजर्स पोस्ट करने पड़ेंगे, तो आपके इंटीजर्स जो होंगे वो मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसे लेंथ ही नहीं करते। x माइनस 1 होगा डिवाइडेड बाई 2, या बल्कि कर ही देते हैं, कंफ्यूज ना हो जाओ फिर आप लोग, फिर कहेंगे आप लोग के सर को आता नहीं था, सर ने पूरा सॉल्यूशन ही नहीं शेयर किया। वैसे काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं भी आती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दोबारा फॉर्म में आ जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने बुक्स को टच भी नहीं किया और फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मैंने बुक्स को शायद लास्ट टाइम 2014-15 में देखा था। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि एक नंबर हो जाएगा ये और एक हो जाएगा ये, मैंने सपोज कर लिया। अब पहले मैं इनका सम निकाल के आपको दिखा रहा हूँ कि x के इक्वल आता है कि नहीं। ये 1 से 1 कैंसिल, 2x डिवाइडेड बाई 2, तो सम तो आ गया x इक्वल, तो इसका मतलब मेरे नंबर बिल्कुल ठीक है। मैंने सिंपली इनका मल्टीप्लाई लेना है, प्रोडक्ट पूछ रहा है ना वो हमसे, तो हमने इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा ऑप्शन कौन सा था, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 51 है, इफ टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर प्रेजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच कोऑर्डिनेट आर नॉट पॉसिबल टू बी। इसके भी वैसे मैंने थोड़ा सा देखना था, ऑप्शन चेंज करने का मतलब मैंने पेपर में मैं कर दूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में देख लेते हैं क्या करना है। टू कोऑर्डिनेट्स कहता है कि रेक्टेंगल के मौजूद हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो रेक्टेंगल बन कैसे सकती है। पहले मैं आपको केस दिखाता हूँ, देखें ये मेरी जो रेक्टेंगल है इसके दो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो मेरी रेक्टेंगल है इसमें भी दो कोऑर्डिनेट्स जो है फर्स्ट में मौजूद हैं, ठीक है। ये भी जो मेरे पास बन रही है इसमें भी फर्स्ट में दो मौजूद है और बाकी भी दो आ गए, वो अलग बात है, क्योंकि उसने ये तो नहीं कहा कि चारों नहीं हो सकते, उसने कहा दो की शर्त दी कि लाजमी है, बाकी दो जहां पे भी कर लें। अब इसका ये मतलब है कि सिर्फ ये वाले यानी दोनों वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकती, बाकी सारे रिजल्ट पॉसिबल हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम अपने, यहाँ पे -2 और -8 है, तो ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे रिजल्ट पॉसिबल हैं उसके कोऑर्डिनेट्स होने के। यानी x नेगेटिव हो सकता है, y पॉजिटिव हो सकता है, y पॉजिटिव हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है, x और y दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन x और y दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 52 है, कहता है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 40 डिग्री एंड 90 डिग्री देन व्हाट विल बी थर्ड एंगल। हलवा था ये क्वेश्चन, सिंपली 50 आ जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के जो टोटल एंगल है ट्रायंगल का जो होता है 180 डिग्री होता है, तो आपको दो एंगल्स दे रहे हैं, थर्ड एंगल जो पूछ रहा है, तो डेफिनेटली अपने 180 को सेटिस्फाई करना, तो वो 50 के साथ होता है। इफ 9 माइनस n इज डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 9, देन n की वैल्यू पूछ रहे हैं। अच्छा जी, इसे भी यहीं पे कहीं पे ना अड़ा देते हैं थोड़ा सा, ताकि दोबारा रेज ना करना। 9 माइनस n की पावर डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन था फिर से भूल गया, क्वेश्चन है इज इक्वल टू 9, तो ये 9 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 9n, ये n वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 10n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 9/10, डायरेक्ट कर दिया तो सिंप्लीफाई करके, तो 9/10 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर। अब इस केस में पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। बहुत सिंपल है, आप 3 को कॉमन ले लें, आपके पास सिंपल बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा एक्स। अब आपको 1 माइनस एक्स बनाना है, तो इसका मतलब है कि बीटा आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए और अल्फा नेगेटिव होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, अल्फा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव, बी ऑप्शन में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कहता है इफ q एंड r एनी सेट्स देन q माइनस r इज इक्वल टू। अब देखो कर भी सकते हो इसे बैठ के, बगैर करे भी हो सकते हैं। अब बगैर करे पहले देख लेते हैं हम कैसे हो सकते हैं। q यूनियन कहता है यूनियन आ जाता है, q यूनियन q माइनस r में ऐसा तो q q माइनस r का मतलब है कि q के वो वाले एलिमेंट्स आएंगे, कंप्लीमेंट है ये q का, वो वाले एलिमेंट्स आएंगे q के जो r में मौजूद ना हो, तो यूनियन में तो सारे आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही उड़ चुके हैं। अब यहाँ पे कहता है कि Q इंटरसेक्शन R, फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट सेम भी होते हैं, दोनों में इंटरसेक्शन आ जाता है, जब Q माइनस Q करेंगे तो दोबारा वो खत्म हो जाएगा, तो जीरो आ रहा होगा, खाली सेट आ रहा होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता इस केस में। बी ऑप्शन को देख लेते हो, Q यूनियन R कर देता हूँ मैं अगर फॉर एग्जाम्पल, तो इसका ये मतलब है कि Q और R के दोनों एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, तो
मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ क्यू में 1 2 3 है और आर में 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। क्यू माइनस मैं करूंगा तो 4 5 6 आ जाएगा, जो कि क्यू का रिजल्ट नहीं आ रहा होगा बल्कि आर का आ रहा होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अब यही बच गया हमारे पास एक ही इकलौता ऑप्शन, तो वो ही हमारा करेक्ट आंसर है। करने की जरूरत ही नहीं है फर्दर, आराम से जान छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 56 है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल आसान था, मुफ्त के नंबर थे और उम्मीद है कि लिए भी होंगे आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 57 है cos माइनस 150 पाई बाई टू की वैल्यू cos के केस में जीरो होती है, तो चाहे जो भी दुनिया का नंबर मल्टीप्लाई कर दो फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा आंसर जीरो आ रहा होगा। क्वेश्चन 58 में कहता है इन अ स्कूल देयर आर 150 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दीज 80 स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर मैथमेटिक्स, यानी कि 80 बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में एनरोल्ड हैं, 50 ऐसे हैं जो इंग्लिश क्लास में हैं, 60 ऐसे हैं जो फिजिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर इंग्लिश कैन नॉट अटेंड। अब जो बच्चे इंग्लिश अटेंड कर रहे हैं वो कोई भी दूसरा लेक्चर नहीं अटेंड कर सकते, लेकिन जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो दोनों कोर्सेज एट अ टाइम ले सकते हैं। कहता बताएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, दोनों जो जिन्होंने लिए हुए हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स तो 150 हैं। ठीक है, मैं यहीं पे ये कर देता हूँ जल्दी जल्दी ताकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई और ना हो। 150 माइनस 50 करेंगे तो मेरे पास टोटल बच्चे बच जाएंगे 100, जो दोनों ही ले सकते हैं। अब मेरे पास फिजिक्स के टोटल बच्चे हैं 80, और मेरे पास फिजिक्स इंग्लिश के मैथमेटिक्स के हैं सॉरी 80 हैं और फिजिक्स के 60 हैं, तो इनका सम ले लेंगे 140 आ जाएगा। तो 140 माइनस ऐसे 140 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो फिजिक्स में लिया या मैथ में लिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों भी हो सकता है, उसमें से 100 माइनस करेंगे तो आपके पास ऐसे बच्चे आ जाएंगे सिंपली जिन्होंने दोनों कोर्सेज में हिस्सा लिया हुआ है, यानी फिजिक्स भी ले रहे हैं ये बच्चे और मैथ भी ले रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ये आ जाएगा। कंफ्यूज हो गए वैसे आप लोग, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भंड मार दिया, इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो गए। 59 question in the country 55% of the male population has houses in cities while 30% of have houses in both cities and villages. Find the percent of population that has only houses in villages. तो सिंपल है, 55% पॉपुलेशन सिटीज में रह रही है तो बाकी जो बच गई वो विलेजेस में रह रहे हैं, तो 45। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इस पैराबोला होता है, बना के देख लेना। ठीक है, तो इसके साथ ही मैथमेटिक्स का पोर्शन कंक्लूड होता है। काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन मैथ है डिस्कशन इसमें ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अप्रिशिएट भी करें अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो, और अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो तो क्रिटिसाइज भी करें। 59 के बारे में अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे मैं फिर इसका सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ इसके सोल्यूशन को लेकर, तो मैं फिर भी 59 पे थोड़ी सी रिसर्च करके ग्रुप में कंफर्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।